हेलो एवरीवन, ये सीरीज का सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे चेक कर लो। तो पिछले पार्ट में हमने जाना था एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में जहाँ पर लोग डीमंस को मारकर उनका सेक्रीफाइस करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी बाकी सारे कल्टीवेटर्स की पावर को इम्प्रूव करवाता है उसे डीमन शेफ कहा जाता है। पिछले पार्ट में हमारी मुलाकात हमारे हीरो फेंगवू से हुई थी, जिसके पास काफी मिस्टीरियस पावर है। इसके बारे में तो उसे खुद भी नहीं पता था। वही उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसे कंट्रोल करने लगती है और अपने पावर के काबू में आने के बाद वो काफी सारे डीमन बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर चुका था। साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट पीपा को आजाद करवा देता है, जहां उसके साथ इस क्राइम में और कोई नहीं बल्कि रेस्टोरेंट ओनर शेफ जुए की बेटी मिस लैंग भी शामिल थी। वो तो पकड़कर उन दोनों की क्लास लगा ही रहे थे कि तभी वो पीपा मॉन्स्टर उनके स्टेज को तोड़कर उन्हें नीचे गिरा देता है। इस बात से तो एल्डर जुए काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहते हैं कि बस इसीलिए हमें रातों रात उस मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा, वरना वो ऐसे ही हमारे आसपास बैड लक फैलाता रहेगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर अगर गुड लक ला कर दे सकता है तो तुम्हारा गुड लक छीन भी सकता है। ये सुनकर तो बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वही एल्डर एक और बात रिवील करते हैं कि इस ब्लैक स्टील की वजह से उस मॉन्स्टर की पावर सप्रेस हो रखी थी और अब जब वो इस केव से आजाद है तो उसकी पावर दुगनी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो जितनी देर तक आजाद रहेगा बाकी सबके फॉर्च्यून को खाता जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा सीरियस होकर उस पीपा मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो फेंगवू यही सोच रहा था कि उसका हाथ उस पीपा मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब क्यों करना चाहता है। अब तक सभी सर्वेंट ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट छान मारा था। एक सर्वेंट जो कि हमारे शेफ टिंग का वफादार है, वो उनके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, हमने तो पूरा रेस्टोरेंट छान मारा लेकिन अभी तक हमें वो मिला ही नहीं। पर तभी दिखाते हैं कि मास्टर टिंग का पाँव काफी बुरी तरीके से मुड़ जाता है, क्योंकि वो उस पीपा मॉन्स्टर की वजह से अपना फॉर्च्यून गवा बैठे थे। इसलिए वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर को ढूंढो, इससे पहले कि हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाए। लैंग को तो अपने भाई पर हंसी आ रही थी कि ये मोटू ढूंढेगा उसे। तभी वो देखती है कि फेंगवू बड़े आराम से नीचे बैठा हुआ है। वो उससे परेशान होकर कहती है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को नहीं ढूंढना है क्या। वैसे यहाँ लैंग ने हमारे फेंगवू को ओए ओए करके बुलाया था, तो वो कहता है कि मेरा नाम फेंगवू है, तमीज से मेरा नाम लो। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। बस फिर क्या था, हमारे मिस लैंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसका कान मरोड़ते हुए कहती है कि बकवास बंद करके फटाफट उस मॉन्स्टर को ढूंढो, तुम्हारी वजह से गायब हुआ है वो। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शाओकी से हो जाती है, जो कि उन्हें कहता है कि मेरे पास उस मॉन्स्टर को पकड़ने का एक काफी अच्छा आइडिया है। हमें दिखाते हैं कि उसके प्लान को दूर से और कोई नहीं बल्कि मास्टर टिंग का सर्वेंट सुन रहा था। लगता है इन दोनों भाई बहनों ने अपनी अपनी टीम डिसाइड कर ली है। जो भी फादर को सबसे पहले उस पीस को प्रेजेंट करके खुश करेगा उसी को शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का मौका मिलेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। ये बात पता करते ही वो सर्वेंट जाता है मिस्टर जिंग के पास उन्हें बताने के लिए, और यहाँ ये तीनों अपने पास मौजूद अपना खजाना बाहर निकालते हैं, जहाँ लैंग के पास काफी सारा पैसा था। वो कहती है कि मैंने मॉन्स्टर का हंट करके ये पैसे कमाए हैं। वहीं शाओ की भी अपने पास से पोटली भर के पैसे निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे भाई ने मुझे सेंड किए थे खर्च करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें सेव किया। वहीं दूसरी तरफ हमें फेंगवू के पास सिर्फ 2 कॉइन दिखाते हैं। उससे पूछने पर कि तुम तो स्टोर कीपर हो ना, फिर भी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लैंग समझ आती है कि ये एक नंबर का खर्चीला इंसान है। इसके बाद वो लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं, जहाँ चारों तरफ वो लोग पैसों को फैला देते हैं। शाओकी का ऐसा मानना था कि फॉर्च्यून का गॉड होने की वजह से वो पैसों से अट्रैक्ट होता है। उसकी बात बिल्कुल सही थी। यहाँ मिस्टर डिंग का सर्वेंट भी उन्हें काफी सारे पैसा इकट्ठा करने को कहता है। मिस्टर डिंग का मन तो नहीं था, लेकिन अब इसे पकड़कर अपने फादर को खुश करने के लिए वो अपने पैसे सेक्रीफाइस करने को रेडी थे। सर्वेंट और शाओकी को दिखाते हैं, जो दोनों एक साथ प्लान करते हुए कह रहे थे कि अब हम उस चूहे को बिल से निकलने पर मजबूर कर देंगे। इन सब में फायदा उस पीपा मॉन्स्टर का हो जाता है, जिसे काफी सारे पैसे खाने को मिल जाते हैं। वो तो पैसे खाते खाते स्टोरेज रूम तक पहुंच गया था। इससे पहले कि ये तीनों नमूने उसे पकड़ पाते, वो उतनी देर से वहाँ से गायब हो जाता है। उसका पीछा करने पर इन तीनों को पता लगा था कि वो तो किचन में भाग गया है, वहाँ पर मिस्टर डिंग के पैसे खाने के लिए। लैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बेवकूफ सर्वेंट, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई चुपके चुपके हमारा प्लान सुनने की। अब की बार मिलेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ हमें फेंगवू को दिखाते हैं। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने हाथ के बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाले मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए वो अपने हाथ को काट कर उसमें से थोड़ा ब्लड उन वहाँ पर मौजूद पैसों में मिला देता है, और फिर उन्हें इकट्ठा करते हुए अपने दोस्तों को पटा लेता है कि एक लास्ट बार उस बीस्ट को यहाँ पर ट्रैप करके हम उसे फंसा लेंगे।
साथ ही वो अपने मन में सोचा था कि अब फाइनली उस बीस्ट के आने के बाद उसे पता लग जाएगा कि आखिर उसका हाथ बार बार उसे एब्जॉर्ब क्यों करना चाहता है। पीपा मॉन्स्टर पैसों की खुशबू मिलते ही वहाँ पर पहुँच गया था। ये लोग तो फटाक से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों पीछे पलटकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने की ट्राई करते, उनकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती है ये देखने की बात कि वो मॉन्स्टर तो अपनी शेप से दुगना हो चुका है और वो अभी भी बढ़े जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर इन तीनों को भी अपना खाना बनाता, वो तीनों तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फेंग वू का हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो इसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ लैंग को दिखाते हैं जो अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए, पर वो जैसे ही जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करती, वो पहले ही अपने ऑरा से हिट करके उसे दूर कर देता है। मौका पाकर शाओकी भी अपने तिलिस्मान से उस पर अटैक करने वाला था, पर वो तो शाओकी के तिलिस्मान को मुंह से निगलने के बाद वापस उसी के सामने थ्रो कर चुका था। पर शाओकी ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी, पर उसके नीचे का फ्लोर टूटकर वो नीचे गिर जाता है। ये तो सच में चलता फिरता बैड लक है। इसने लैंग को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। फेंग वू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे पता था कि ये मॉन्स्टर उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अपने हाथ के कंट्रोल में वो उसे भिड़ने के लिए पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर तो उसे पूंछ मारकर नीचे फेंक देता है और जब लैंग उसे बचाने जाती है तो वो लैंग को भी दबोचकर उसे खाने ही वाला था कि तभी एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उन सभी का ध्यान नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फेंग वू को दिखाते हैं जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो देखने से बहुत खतरनाक लगने लगा था। ये मॉन्स्टर भी उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। पावर रिलीज होने के बाद तो फेंग वू अपने होश में ही नहीं था। उसका तो पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इनोसेंट लोगों पर अटैक करने की। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस बंदे की बॉडी में से ये कैसी एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी ये मॉन्स्टर तेजी से जंप करते हुए फेंग को घायल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक जबरदस्त पंच मार कर तो उसे चारों खाने चित कर देता है और फिर अपनी ही पावर का यूज करते हुए उसे अपने पास बुलाकर एक जबरदस्त किक करता है। ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर के ये किक और पंच खाने के बाद ऑर्गन्स उसकी बॉडी के अंदर ही डांस करने लग गए होंगे। फेंग तो उसे किसी पिंग पोंग बॉल की तरह उछाल उछाल कर पीटे जा रहा था और फिर वो उसे पकड़कर घुमाना शुरू कर देता है, जिससे तो बेचारे को काफी बुरी तरीके से चक्कर आने लगे थे। उसे तो दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं। अब तक फाइट करने की वजह से फेंग की आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर है। यहाँ फेंग उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक कर उसका भरता बना चुका था और फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी पे मौजूद वो इविल मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है और वो दूसरे वाले मॉन्स्टर को खा जाता है। अब तक वहाँ पर शेफ जुए भी आ जाते हैं जो अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखने के बाद कह रहे थे कितने सालों के बाद एक इविल मॉन्स्टर की स्पिरिट को देखना बहुत ही रेयर है। अब तक इस इविल एनर्जी को इन दोनों कल्टीवेटर्स ने भी महसूस कर लिया था और फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए तेजी से इनके मेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें फेंग वू को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में उस पूरे रेस्टोरेंट को तबाह करने वाला था। तभी ये देखने के बाद मास्टर डिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। उनके पास तो 6 पैक्स ऐप थे। अपनी धांसू बॉडी दिखाने के बाद वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए फेंग वू को एक जोरदार पंच देते हैं। उन्हें तो लगा था कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया, पर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मास्टर डिंग को पूरी तरह से खा जाता, तभी वहाँ पर एंटर होती है मास्टर जुए की, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की पावर को सप्रेस कर देते हैं। और जैसे ही फेंग वो अपनी बॉडी में वापस आता है, उसकी बॉडी से काफी एक्सट्रीम डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और मास्टर जुए इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसकी बॉडी पर एक जबरदस्त हिट देते हैं और फिर उसकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हुए वो उसे बेहोश कर चुके थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फेंग वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसकी जमीन पर गिरते ही जमीन पे क्रैक्स पड़ गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें फेंग वू को दिखाते हैं। मास्टर जुए ने उसे एक उबलते हुए पानी में डाल दिया था। ये देखकर तो लैंग भी लाइक कि फादर आपको डर नहीं लगता कि आप इसका सूप बना देंगे। मास्टर डिंग का कहना था कि तुम क्या फादर पे क्वेश्चन कर रही हो, देखो आखिर उसकी हालत कैसी है। उसके पेट का साइज तो ऐसे फूल रहा है जैसे कि उसके पेट के अंदर किसी ने गुब्बारा भर दिया और उसमें हवा फूंक रहा हो। देखते ही देखते सच में फेंग वू का पेट तो काफी ज्यादा फूल जाता है और फिर वो अपना मुंह खोलता है जिसमें से सारा का सारा सोना जो भी उसने खाया था वो बाहर निकल गया था। मास्टर डिंग को तो अपने पैसे वापस मिलने की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो तो कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, पर लैंग भी लाइक कि ये पैसे मेरे हैं, उसने तो तुम्हारे पैसों को मुंह भी नहीं लगाया। मास्टर डिंग तो उसे फेंग वू के पैसे वापस करते हैं कि ये लो, नहीं मरा जाता मैं तुम्हारे पैसे लेने के लिए।
तभी यहाँ पर शाओकी और लिंग एक चीज नोटिस करते हैं कि उन पैसों में फेंगवू का ब्लड लगा है। शाओकी तो समझ जाता है कि आखिर उस मॉन्स्टर का साइज इतना बड़ा अचानक से कैसे हो गया। यहाँ दूसरी तरफ एल्डर जुए को दिखाते हैं जो उन सभी का पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। उन सभी के जाने के बाद जब फेंगवू को होश आ जाता है तो अपने आप को ऐसे पॉट में देखने के बाद वो कह रहा था कि मास्टर, आपने मुझे ऐसे उबलते हुए पानी में क्यों डाला। मास्टर जुए उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में डीमन पॉइजन था जिसे मैं सप्रेस नहीं कर पाया। मैंने बस फिलहाल के लिए उसे कंट्रोल किया है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म करना मेरे बस की बात नहीं है। फेंगवू के पूछने पर कि वो कैसे इस डीमन पॉइजन से रिलीफ हासिल कर सकता है, मास्टर जुए से बताते हैं कि तुम्हें एक डीमन हंटर शेफ बनना होगा, तभी तुम दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी में से पॉइजन रिलीज करोगे और तुम्हें अपनी बॉडी से भी पॉइजन रिलीज करने की टेक्निक पता लग जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है अपनी बॉडी से इस डीमन पॉइजन को बाहर निकालने का। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि क्या तुम्हें डीमन शेफ बनना है या नहीं। ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और खतरों भरा है, पर फेंगवू हर तरीके की मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार था। वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड नजर आता है। पर अब फेंगवू का एक ही सवाल था कि वो डीमन शेफ कैसे बनेगा। मास्टर जुए कहते हैं कि मैं मास्टर डिंग को तुम्हारे लिए अपॉइंट कर दूंगा, वो तुम्हें कुकिंग स्टाइल सिखाएंगे, साथ ही ये मेथड भी बताएंगे कि आखिर उन डीमंस की बॉडी में से पॉइजन को कैसे निकाला जाता है। ये सारी बातें बताने के बाद एल्डर जुए से कहते हैं कि याद रखना ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारा है, इसके बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एल्डर जुए के ये सारी बात बताने पर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि उन्हें बताता है कि जियांग फैमिली उनसे मिलने के लिए आ गई है। इधर वो जियांग कपल आपस में चोंच लड़ाते हुए ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सबसे पहले उस इविल एनर्जी वाले पर्सन को लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर एल्डर जुए की एंट्री होती है जो कि उन दोनों से यहाँ आने का रीजन पूछ रहे थे। वो दोनों अपने पास मौजूद एक डीमन सर्चिंग गैजेट निकालकर उन्हें दिखाते हुए कह रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ एक काफी खतरनाक डीमन मौजूद है और हमें उसे पकड़ना है। एल्डर जुए के पूछने पर कि दिखाइए कैसे पता लगा आपको, उनका ये रूलर काम नहीं करता। एल्डर जुए कह रहे थे कि मैं वैसे काफी पुराना हंटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि शायद आपकी ये मशीन खराब हो गई है। जियांग फेंग का कहना था कि मास्टर, मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन फिर भी आप इस तरीके से मेरे गैजेट को बेकार नहीं कह सकते। और फिर उस गैजेट को वापस लेने और ना देने के चक्कर में उन दोनों की काफी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पता लग रहा था कि साफ साफ एल्डर जुए कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि बिना कोई भी एफर्ट लगाए हुए वो जियांग फेंग को काफी बुरी तरीके से थका देते हैं, उसके एंकल पर चोट लगाकर, और फिर एक बिजली के झटके के साथ वो उसे उसका गैजेट वापस करते हुए कहते हैं कि ये लीजिए, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है, इसे पीने के बाद आपकी इंजरीज हील हो जाएंगी। और फिर ये चाय वो उसे फेंक कर दे रहे थे, पर जियांग नैनन काफी ज्यादा चालाक थी। वो इसे रोकते हुए कहती है कि हमने आपको परेशान किया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। शायद सच में यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जियांग फेंग उस पर गुस्सा हो रहा था कि तुमने इतनी आसानी से इस मैटर को जाने क्यों दिया। वो बताती है कि ये उस बुढ़े की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसके अलावा नहीं तो हमारे आगे के प्लान पर असर होगा। जल्दी चलो, हमें अपने आगे के प्लान पर काम करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैंग उस कॉइन को देखने के बाद यही सोच रही थी कि आखिर फेंगवू ने इसमें अपना ब्लड क्यों लगाया होगा। उसे गहरी सोचों में गुम देखने के बाद शाओकी कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के की फिक्र हो रही है। वो तो कहती है कि नहीं, मैं तो बस उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रही हूँ, वो अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया और उस लड़के ने उस मॉन्स्टर को क्यों निकला। शाओकी तो कहता है कि मैंने बुक्स में भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी इस बात का जवाब नहीं मिला। लैंग भी लाइक, तो फिर हम लोग तुक्का तुक्का क्यों खेल रहे हैं, सीधा जाकर उससे साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते। शाओकी कहता है कि अगर तुम इतनी बहादुर हो तो जाकर खुद ही पूछ लो, क्योंकि शाओकी इस मैटर में नहीं फंसने वाला था। चारों तरफ से फेंगवू पर सब लोग नजर जो रख रहे हैं। लैंग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो खाना लेकर शाओकी के साथ उसके रूम में जाने लगती है। इधर हमें फेंगवू को दिखाते हैं जो कि एल्डर जुए की बातों पर ही गौर कर रहा था। तभी इन दोनों को देखने के बाद वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उनसे पूछने पर कि वो दोनों रूम में क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए खाना लेने आए थे और साथ ही देखने कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। पर इन दोनों की वियर्ड हरकतों से यहाँ पर फेंगवू को पता लग जाता है कि ये लोग कुछ न कुछ तो जानने आए हैं, तो वो तो उनसे दूरी बना रहा था। पर लैंग बड़ी ही चालाकी से उसके हाथ पर सूप गिराते हुए उसका ग्लव ओपन करने की कोशिश करती है, जहाँ लैंग ने एक तरफ से फेंगवू के हाथ को पकड़ लिया था और दूसरी तरफ से शाओकी ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये दोनों उसका ग्लव उतारने में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।